नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज आज हम लोग शुरू करेंगे एक ऐसी रानी की कुंडली हम करेंगे जो हॉरोस्कोप एक विशेष हॉरोस्कोप है। ये क्वीन एलिजाबेथ टू की कुंडली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे ये विशेष इसलिए है कि इनके साथ इनके जैसे कहते हैं ना, जैसे खानदान में जब बनना किसको है, इन लोगों को बनना नहीं था, लेकिन क्योंकि ऐसे विशेष राजयोग लेके पैदा हुई कि ये भी राजकुमारी बनी, इनके पिता राजा बने और बाद में ये रानी बनी। इनका स्वर्गवास 2022 में ही हुआ है, अभी 96 ईयर्स की एज में। और जब तक ये रानी रही, जब तक ये जिंदा रही, तब तक ये क्वीन रही इंग्लैंड की। क्वीन एलिजाबेथ टू 21 अप्रैल 1926 का बर्थ है। रात्रि 2:48 40 लंदन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मकर लगन उदय हो रहा है इनकी कुंडली में। और वहां उच्च का मंगल बैठा है, रुचक योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग। ठीक है। नवांश इनका मकर ही है और चंद्रमा बैठे हैं कर्क राशि में, सप्तम भाव में। सूर्य भी एक्सॉल्टेड है चतुर्थ भाव में। इनके साथ स्टोरी में आपको बता दूं पहले तो, कि इनके जो ताऊ जी थे, मतलब इनके फादर के बड़े भाई, उनको राजा बनना था। ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, खानदान राजसी खानदान में प्रथा होती है कि सबसे बड़ा बेटा राजा बनता है। तो जब इनके फादर के बड़े भाई राजा बने, तब उनको विद इन 1 ईयर कह सकते हैं कि उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। और फिर इनके छोटे वाला इनके पिता जो थे उनको राजा बनाया गया, और इनको राजकुमारी बनी 10 साल की उम्र में। तो ऐसा क्यों हुआ? वो जो राजा तो कोई और बनना था, लेकिन इनके पिता ही क्यों राजा बने? क्योंकि इनकी कुंडली भी विशेष है और इनके पिता की कुंडली भी विशेष है। आज वो दोनों ही कुंडलियां हम कर लेंगे। ये इनकी कुंडली है और इनके पिता की कुंडली ये है, किंग जॉर्ज सिक्स्थ। यहाँ मालव्य योग लगन में बन रहा है और साथ में शश योग भी बन रहा है, हंसा योग भी बन रहा है। 3 पंच महापुरुष योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं, इनके पिता की। लेकिन पहले हम देख लेते हैं इनकी बेटी की कुंडली। अब इसमें स्टोरी ये है कि राजसी खानदान में एक प्रथा थी कि जो राजा बनेगा वो राजकुल की ही लड़की से शादी कर सकता है, या वो कह सकते हैं कि किसी एटलीस्ट कुंवारी वर्जिन कन्या जो है उससे ही विवाह कर सकता है। तो जब इनके ताऊ जी बने राजा, तो उन्हें विद इन 1 ईयर ऑफ मतलब राजपाट संभालते ही उनको एक विधवा स्त्री से प्यार हो गया। एक विडो वुमेन से वो मतलब ही गॉट फेल इन लव, और विधवा स्त्री से शादी करनी थी उन्हें। वो उससे इतना प्यार करने लगे थे कि वो सब कुछ मतलब भूल गए। तो जब वो शादी की करनी चाहिए, तो उन लोगों ने, सबने कहा, जनता ने, यहाँ की जो रूल है, वहां की जो मिनिस्टर है, कि ये तो रूल है, अगर आप शादी करेंगे तो या तो आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप इस औरत को छोड़ दो, आप किसी राजकुल की कन्या से शादी करो, या कन्या से तो करो, एटलीस्ट विधवा तो ना हो, मैरिड तो ना हो, पहले से मैरिड होके शादी टूट गई हो जिसकी, विधवा हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इनके ताऊ जी ने उस लड़की, उस औरत के प्यार में उन्होंने सारी राजगद्दी अपने छोटे भाई के नाम कर दी, और कहा मुझे राजकुल नहीं चाहिए, मुझे तो विवाह करना है उससे, और मैं उसके साथ एक गरीब या एक लोअर क्लास में रह के भी रह सकता हूँ। तो जब ये 10 साल की हुई, 1936 की बात है ये, 1936 में इनके ताऊजी ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और विवाह कर लिया विधवा से, और इनके पिता बन गए राजा और ये बन गई राजकुमारी। अब ये है स्पेशल इसलिए कि ये बॉर्न ही ऐसे उसमें हुई है कि इनको तो रानी बनना ही है, और रानी बनने से पहले इनको राजकुमारी बनना है। इसीलिए बचपन में ही 10 साल की उम्र में ही इनको वो राजपाट, राजकुमारी जो कहते हैं ना, ग्रैंड ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया, और इनके फादर राजा बन गए। और बाद में इनके फादर के जाने के बाद ये रानी बन गई, और उसके बाद भी ये 96 की एज तक रानी बन के रही। अब आप ये सोचो कि इनका कोई शायद भाई नहीं है, अगर भाई होता तो ये थोड़ी ना रानी बनती, फिर तो बेटा, पिता का बेटा बनता राजा। लेकिन ये इस तरह पैदा हुई कि इनके बाद भी जो पैदा हुई वो बहन ही पैदा हुई, इनका कोई भाई पैदा नहीं हुआ। और इनके बाद इनकी जैसे शादी हो गई, तो कई राजसी खानदानों में होता है कि जहां बेटा नहीं होता, तो वहां बेटी के पति को राजा बना दिया जाता, दामाद को राजा बना दिया जाता है। लेकिन इनकी कुंडली के राजयोग, रुचक योग इतना प्रधान है कि इनके पति को भी राजा नहीं बनाया गया, और
वहां की पब्लिक ने, जो इंग्लैंड की पब्लिक या जनता है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम रानी फीमेल क्वीन से ही हम उनके अंडर ही काम करेंगे, और देवर हैप्पी विद हर रूल। और इनके डिसीजंस, इनके जो रूल इन्होंने किया इतने साल, कम से कम 50 साल इन्होंने रूल किया अपने कंट्री को, तो वो उस समय तक ये इनके मतलब ओल्ड होने के बाद भी होता है ना, रिटायरमेंट ले लेते हैं जैसे 60 में 70 में, तब भी इन लोगों ने कहा नहीं, आप ही रानी रहो, हम काम कर लेंगे। और टिल द एज ऑफ 96 शी वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एंटायर लाइफ क्वीन की तरह बिताई। तो ये बहुत विशेष कुंडली है, और ये कुंडली इसलिए भी विशेष है कि जब मैं आपको गोचर कराऊंगी, ट्रांसिट कराऊंगी, तब कंटक शनि और अष्टम शनि में भी इनके पिता की और इनकी कुंडली लगेगी। लोग सोचते हैं कि जब कंटक शनि आता है, यानी कि लगन से चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होता है, तो ढैया जिसे भी कहते हैं, तो उस समय इंसान को बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। अरे ये उसी पीरियड में तो राजकुमारी बनी, इनके पिता राजा बने, है ना। और ये इनके पिता की एक में कंटक शनि लगता है और एक में अष्टम शनि का गोचर का प्रिंसिपल लगेगा। तब ये कुंडली दशा जब हम करा दूंगी मैं आपको, तब हम देखेंगे कि उस समय में ही क्यों बनी राजा, राजकुमारी, और राजा को इनके पिता बने। अब इनकी कुंडली में आप मुझे आप लोगों में से कुछ लोग इसको इसमें अनम्यूट करके बता सकते हैं कि और क्या योग बन रहे हैं कुंडली में। कौन बताएगा? गरिमा, श्वेता। मैम इसमें वैशी वैशी युग नहीं बन रहा ना मैम, ये बन रहा है मैं पीछे है सूर्य से वोशी बुध वोशी तो योग बन रहा इसमें है। वोशी वोशी युग बन रहा है मैम। वोशी योग बन रहा है, और कौन सा योग बन रहा है बताओ? अ, नीच भंग राजयोग बन रहा बृहस्पति से। क्या बन रहा है? नीच भंग राजयोग। नीच भंग, नीच भंग हो रहा है, बृहस्पति नीच का है, तो नीच भंग योग बन रहा है। राजयोग नहीं कहेंगे, नीच भंग योग कहेंगे उसे। तो अपने आप में जुपिटर जो है वो, अब जब एक नीच का ग्रह एक उच्च के ग्रह के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ बैठ जाता है कुंडली में किसी भी घर में, तो वो नीच भंग कहलाता है। और नीच भंग एक एक तरह से भी होता है कि अगर लगन या चंद्रमा से केंद्र में वो नीच का ग्रह आ जाता है, या उसी ग्रह जिसमें वो नीच का होगा उसका स्वामी उसके साथ बैठ जाए। जैसे यहाँ बृहस्पति बैठा, तो अगर यहाँ शनि बैठा होता, मंगल सपोज ना करो यहाँ नहीं है, तो शनि भी यहाँ होता, तब भी ये नीच भंग हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से बन रहा है। अब इसमें गज केसरी योग भी बनता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्रमा से सप्तम में बृहस्पति बैठे हैं, और यहाँ पे गज केसरी योग भी है, रुचक योग भी है। सूर्य भी यहाँ उच्च के हैं चतुर्थ भाव में, सूर्य राजा है ना। और चतुर्थ भाव जो होता है वो सिंहासन का घर होता है। सातवां घर जो होता है वो होता है पद प्राप्ति, दशम से दशम, 10th हाउस से 10th हाउस देखेंगे तो वो पद प्राप्ति का घर है। अगर 7th लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति को, अगर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसे नौकरी अच्छी सी मिल जाएगी, जहां अप्लाई किया हुआ उसने, उसको वो पद मिल जाएगा। इसी तरह अगर 4th लॉर्ड या 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा हो, और वो उच्च का है या उच्च की स्थिति में है वहां पे वो ग्रह, जैसे सूर्य यहाँ है, तो वह व्यक्ति राजा बन जाता है, फिर उसको सिंहासन मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुंडली आप नोट करके रखेंगे, ये कुंडली विशेष कुंडली है। यहाँ पे शुभ योग भी है, अशुभ योग भी है। लगन में ही शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ योग बनता है, एक अशुभ ग्रह बैठेगा तो अशुभ योग बनता है। साथ में यहाँ पे जो दूसरा घर है लगन से, वहां शुक्र बैठे हैं कुंभ राशि में, शुक्र पंचमेश है, अपने से 10वें घर में गए हैं। शुक्र पंचमेश है, और शुक्र यहाँ पे 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड यानी प्रोफेशन का लॉर्ड, और वो कुंभ राशि में गया है, यानी 10th हाउस से पंचम में गया है शुक्र, और 5th हाउस से देखें तो 10वें में गया है। जब भी कोई ग्रह का, किसी घर का स्वामी, किसी घर का भाव का भावेश अगर अपने से केंद्र या त्रिकोण में जाता है, तो वो उस घर को बल देता है। तो यहाँ शुक्र जो है पंचम से केंद्र में गया, 10वें में गया जो केंद्र है, और 10वें घर के स्वामी के रूप में शुक्र को देखें दशमेश के रूप में, तो ये यहाँ से त्रिकोण में गया है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि ये रूल करेंगी, इनका करियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर होगा, और जो कि पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप है।
अब आप बोलोगे यहाँ पंचम पे तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ शनि अगर देख भी रहा है पंचम भाव को, तो शनि तो मित्र है शुक्र का। शनि तो शुक्र के लिए योग कारक प्लेनेट है ना। शनि को अगर हम देखें, सपोज मानो पंचम को आप लगन बनाओ, अगर सपोज किसी एक घर को हम देख के उसको एनालिसिस करना चाहे, तो पंचम को अगर हम लगन बनाएंगे तो शनि क्या बनेगा, कौन से घर का स्वामी बनेगा? बताओ, कौन बताएगा? श्वेता या गरिमा या किशोर, अमित, मधुमिता मैडम, कौन बताएगा? पंचम को आप लगन बना रहे हो तो शनि बनता है नवमेश और दशमेश, और वो कहाँ से देख रहा है? सप्तम से देख रहा है। पंचम से सातवें घर से शनि नवमेश दशमेश होके देख रहा है, तो ये अपने आप में राजयोग है। यहाँ ये शनि वक्री खराब नहीं कर रहा। और अगर हम इन जनरल अगर हम सोचे लगन से देखेंगे तो ये 11वें घर में बैठा है, लग्नेश 11वें में गया। लगन से 11वें में जब भी लग्नेश जाता है तो एक अच्छी लाइफ राइज वाली, जो विद टाइम राइज करता चला जाता है इंसान, उसको लाइफ की सब सुख समृद्धि मिलती है। ठीक है, यहाँ शनि वृश्चिक राशि का है। अब बोलोगे शत्रु राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा शनि, तो आप ये समझो कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में जब बैठेगा, अगर उस राशि का स्वामी उच्च का हो, चाहे वो शत्रु है उसका, तब भी अगर वो उच्च का है तो वो अपने आप में उसको बल देगा। ये उस तरह से समझ लो कि अगर एक डॉन है, मान लो, या मंगल को हम डॉन मानते हैं, एक बड़ा रिच, चलो दाऊद इब्राहिम या कोई भी डॉन का नाम ले लो, कोई डॉन है, उसका बड़ा सा महल है, उस घर में एक आम इंसान जाके बैठ गया, शनि को मान लो ये आम इंसान है, तो वो वहां उधर बैठ गया, तो क्या उसके घर में उसे कोई मार सकता है? क्योंकि वो तो, उसके तो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है ना उस डॉन के, उस वो एक राजा की तरह रह रहा है वहां, उसे सारे सुख समृद्धि, सारे अच्छी तरह लग्जरीज मिल रही है। तो यहाँ ये शनि क्या कर रहा है, ये डॉन के घर में तो बैठा है, लेकिन वो डॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, वो तो एक्सॉल्टेड है मंगल। तो यहाँ ये इसका लग्नेश को बल मिल रहा है, और लग्नेश 11वें घर से लगन को देख भी रहा है ना। लग्नेश 11वें घर से अपने घर को देख रहा है। जब भी लगनेश कहीं से भी, सपोज अगर सप्तम दृष्टि से देखता, 7वें घर से देखता, या अब यहाँ 11वें से देख रहा है, या सपोज ये शनि चतुर्थ भाव में होता और अपनी दशम दृष्टि से देखता लगन को, इन एनी केस जब दशमेश या लग्नेश जब भी अपने घर को देखेगा, लगन को वो पोटेंसी देगा, प्रोटेक्शन देगा। ये उसी तरह से कि जब आपका घर कोई बाहर, आप घर से बाहर हो लेकिन अपने घर को देख रहे हो, तो आप निगरानी में ना आपका घर, कोई ऐसे तो कोई चोर डकैत नहीं घुस सकता ना, जब आप देख रहे हो, सबको पता है कि भाई ये अपने घर को देख रहा है, भाई सामने से देख रहा है, घर के अंदर नहीं है लेकिन घर के बाहर से तो देख ही रहा है, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है उस घर को। तो लग्नेश यहाँ अपने घर को बल दे रहा है, और इसका जो डिस्पोजिटर है, ये मंगल है ना, वो शनि का डिस्पोजिटर है, इसको कहते हैं डिस्पोजिटर, मतलब जिस घर में वो बैठा है उसका स्वामी। यहाँ मंगल एक्सॉल्टेड है, यहाँ जुपिटर नीच का है, लेकिन जुपिटर भी नीच भंग में है। इन दोनों को शनि देख रहे हैं वक्री। अगर नेचुरल कार्य, नेचुरल अगर कारकत्व देखें शनि का, तो शनि ठीक है डिले कराएगा, रानी बनने में थोड़ी देर तो हुई होगी इन्हें, लेकिन ठीक है 10 साल में राजकुमारी बन गई, बाद में पिता के मृत्यु के बाद ये इनको रानी बना दिया गया। केतु इनके 12वें घर में बैठे हैं धनु राशि में, और राहु छठे में बैठ के इनको रिबेलियस बना रहे हैं, बोल्ड डिसीजन लेने की शक्ति दे रहे हैं। ठीक है, बुध नीच के हैं, भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी है, छठे घर के भी स्वामी हैं, लेकिन नीच के होने के बावजूद वो नवम भाव को तो देख रहे हैं, तो नवम भाव को तो बल दे दिया बुध ने, अपने घर को देख रहा है। तो ठीक है, भाग्य लक के केस में थोड़ा सा ज्यादा बहुत पोटेंसी नहीं है, लेकिन इस नवम भाव को बृहस्पति भी देख रहा है, तो वहां से भी एक शुभ फल मिल रहा है। और बाकी जो रुचक योग है वो अपना फल तो देगा ही देगा, उच्च का सूर्य तो अपना फल देगा ही देगा, गज केसरी योग में चंद्रमा स्वग रही है सप्तमेश, वो अपना फल देगा ही देगा। तो इस तरह से भाग्य मैम अच्छा हो मीन गया। बोलो। राशि के अंदर बुध, मैम मीन राशि के अंदर बुध नीच से होते हैं। हाँ बताया तो था, कन्या में उच्च अच्छा के अच्छा। हैं, उसके ऑपोजिट हाँ हाँ नीच के हाँ। होंगे। ठीक है, और ठीक है मैम। केतु में, केतु बैठे हुए हैं 12वें घर में धनु राशि में, तो यहाँ पे ये शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में है। केतु जो है 27 डिग्री के हैं, ये सूर्य के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे भी ये सूर्य क्योंकि उच्च का है, तो ये केतु अपने आप में 12th हाउस को उठा दिया इस केतु ने, कहना चाहिए।
केतु यहाँ पे कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि इनको मोक्ष में मिल जाएगा, 12वें घर का केतु है, अच्छी धनु राशि में बैठा है, लेकिन ठीक है, 12th हाउस के जो सिग्निफिकेशन है वो दिखाएगा। 12th हाउस का मतलब एक्सपेंसिव, इन्वेस्टमेंट, डोनेशन और किसी भी तरह का बेड प्लेजर्स है ना, ये सब चीजों में उसका भी बहुत अच्छा फल इन्हें मिला होगा जो भी किया इन्होंने। प्रोजनी जो चिल्ड्रन है वो 5th हाउस से देखेंगे, वहां पे शनि की दृष्टि है, शुक्र है वहां के वॉटरी प्लैनेट, 3 प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट, शुक्र 5th लॉर्ड बनते हैं, तो वहां पे वो इनको चिल्ड्रन तो दिखा रहे हैं, 2 या 3 बच्चे तो होंगे। तो आप लोग इस इनकी कुंडली को आप एनालिसिस कीजिएगा। कैसे करेंगे? आप अपना विकिपीडिया से इनका पूरा लाइफ का हिस्ट्री निकाल के, मोटे मोटे जो बायो फैक्ट्स है वो निकाल के, उससे इसको कोरिलेट कीजिए इनके जो प्रॉमिस है। जब दशा बढ़ेंगे तब हम इनकी दशा के साथ साथ हम उसको भी शुरू करेंगे कि कब क्या बने, राजधानी बनी या क्या क्या किया। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब ये देखो, चंद्रमा स्व राशि के हैं कर्क राशि में, तो पति के घर में, स्पाउस का घर जो है वहां पे चंद्रमा बैठे हैं, तो गुड लुकिंग पार्टनर, गुड लुकिंग हस्बैंड, और वहां पे फिर जुपिटर मंगल देख रहे हैं, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में होंगे। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम तो दिखेगी, क्योंकि जुपिटर मार्स लगन में बैठे हैं, है ना। तो लेकिन ठीक है, राजा रानी इन लोगों की तो भाई ईगो तो क्या है, वो तो हो गई भाई, इतनी बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन वैवाहिक सुख जो है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि वहां ईगो नहीं चलती है। आपके जो इमोशंस और रिलेशंस है उसमें ईगो काम नहीं करती। फिर आप इसकी सर्च कर सकते हो, इनको क्या कोई लिवर प्रॉब्लम थी, लिवर का कारक जुपिटर है, और जुपिटर श्रमक का है ना, तो उस पे भी देख सकते हैं कि शनि ने इनको क्या तंग किया अगर करा तो ये कुंडली मैम आप शनि देख। की तीसरी दृष्टि लगन पे। हाँ, तीसरी दृष्टि है ना लगन हाँ पे शनि। हाँ हाँ, तो मैम उसकी वजह से इनको इनके जो प्लैनेट्स हैं वो रिजल्ट उन्होंने कम दिया होगा ना मैम, जो है मतलब जो कौन से मंगल और प्लेनेट ने जुपिटर। कम दिया होगा? मैम मंगल है, जुपिटर लगन में बैठे हैं, तो ये इनका अब असर कम हो गया होगा ना मैम। नहीं, इसका मतलब जनरली शनि जो देगा तो 30 साल की उम्र के बाद देगा। तो देखो, ये 10 साल में तो ठीक राजकुमारी है। बनी थी, फिर उसके 20 साल हम्म बाद जब तक ये यंग हुई होगी, 30 की हो गई होगी, पिता पिता तो जिंदा रहे होंगे ना, तब तक तो वो राजा होंगे। तो रानी तो ये 30 साल की उम्र के हम्म बाद ही बनी होंगी, या बनी भी है तो उसका फल जो हम्म रानी का जो एक पोजीशन है। अच्छा, एक बात और विशेष बात कि देखो, हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, और उसके मतलब मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल ले लिया था इंग्लैंड की के किंग ने, तब हमारी जो जो कहते हैं कि हमने भी, हमारी भी रानी रही एक तरह से। 1926 में पैदा हुई, 1936 में राजकुमारी बन गई, और इनके पिता राजा बन गए, तो 1936 से तो इनके अंडर 1947 में भारत आजाद हुआ। तो एक तरह से तब तक तो ये हमारी भी राजकुमारी थी या रानी थी, है ना। जी जी। 1947 के बाद भारत आजाद हो गया, लेकिन तब तक तो इंग्लैंड के अंडर ही था ना, तो वहां का राजा ही हमारा राजा था। तो एक तरह से हमारी भी रानी रही, एक तरह से ये बोल सकते हैं। अब हम इनकी पिता की कुंडली कर लेते हैं। इनके पिता मैम किंग। उस कुंडली में मैम हाँ, उस कुंडली में जो राहु है वो छठे घर में है, तो वो उसका कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ा होगा क्या? मतलब उन्होंने कुछ एक मिनट। राहु लिटिगेशन वगैरह या फिर कुछ केस वगैरह या डिस्प्यूट वगैरह देखे होंगे। किसकी कुंडली में कह रही हो? इनकी रानी की कुंडली में? जो अभी आपने जो लास्ट अभी आपने दिखाई, हाँ एलिजाबेथ। हाँ ये ना राहु छठे घर का ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो मैम राहु जो में इसमें डेप्थ एनिमी डिजीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही कह रही हूँ ना, आप लोग जब इनकी लाइफ के इवेंट निकालोगे ना, कम से कम 10 15 20 इवेंट निकाल लो, उसमें आप इनमें देखो कि छठे घर से संबंधित कौन कौन सी इवेंट है, उसमें आपकी डेब्ट आ गया, लोन तो इन्होंने शायद नहीं लिए होंगे, कोई भी लोन की तो जरूरत ही नहीं रानी को। लेकिन डेब्ट के बाद एनिमी डिजीजेस भी है ना, तो इनके शत्रु तो बहुत हुए होंगे, कॉन्स्पिरेसीज हुई होंगी इनके अगेंस्ट, हो सकता है। इनके जो शत्रु होते हैं, देखो राजा रानी जो भी होते हैं ना, अगर आप लोग कभी राजस्थान के किसी फोर्ट में गए हो, या राजस्थान मैम यहाँ राहु से। जो होता है, मैम राहु जो होता है वो तीसरे छठे और आठवें घर में शुभ नहीं फल देता, मतलब शुभ वो नहीं होता नहीं, तीसरे छठे देखो, आठवें। एक प्रिंसिपल है कि अशुभ ग्रह जो है ना वो 3 6 11 में अच्छे फल देते हैं। अशुभ ग्रह त्रिशा डाय में
मतलब वो उसके उसके नेगेटिविटी को दबा देंगे। और 8वें घर में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया, है ना। तो 3, 6, 11 में अब राहु छठे में, 11 में शनि बैठा है, तो उस हिसाब से तो ये अच्छी पोजीशन है। क्यों इसे बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये 3, 6, 11 में नहीं बैठेंगे और ये केंद्र में बैठ गए या त्रिकोण में बैठ गए, तो 6 घर तो हमारे खराब ही हो गए ना किसी ना किसी के कारण। अगर मानो, अगर एक बार इसका लॉजिकली सोचो क्या मतलब है, पाप ग्रह है अगर खराब ही घरों में बैठ जाए ना, तो एटलीस्ट एक तरफ हो गया ना, हमारे केंद्र और त्रिकोण तो बच गया ना पाप ग्रहों से। ये सोच रहे हैं हम। और बचे हुए ग्रह हाउसेस कौन से बचते हैं? सेकंड हाउस बचता है ना। तो सेकंड और 12th तो न्यूट्रल बिहेव करते हैं। तो पाप ग्रह बैठे या कोई वो बैठे, वो न्यूट्रल टाइप का ही रहता है उस घर का प्रभाव। तो बेसिकली हमने इसीलिए 3, 6, 11 में, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड है, आय और एफर्ट से, तो वहां पे अगर हम मेलेफिक बैठ जाता ना, तो वो हमें एक वो दे देता, शक्ति दे देता लड़ने की। छठे घर में बैठ के राहु रिबेलियस बनाता है, बहुत बहुत रिबेल, रिबेल मतलब मतलब ऐसा बंदा हार नहीं मान सकता किसी से, वो जिद्दी भी कह सकते हैं उसको। वो अपनी धुन में, मतलब जो सोच लेगा वो करके छोड़ेगा। जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी शुक्र और राहु छठे घर में है, तो उन्होंने सोच लिया था अगर मुझे फिरोज गांधी से शादी करनी है तो शादी करनी है, चाहे वो धर्म के बाहर था, पारसी थे या जो भी था, और भाग के शादी कर लूंगी। अगर नेहरू जी ने कहा होता कि नहीं करनी, क्योंकि वो तो राजी नहीं थे, उनकी मदर भी राजी नहीं थी उनकी शादी के। लेकिन फिर जब वो इतनी जिद पे आ गई थी, तब जाके फिर महात्मा गांधी ने कहा चलो इसे मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ अपना बेटे के रूप में, और गांधी नाम देता हूँ अपना, और आप इससे शादी करो हिंदू रीति रिवाज से, इसे हिंदू बना लेते हैं। ऐसे करके जो भी सब हुआ। तो राहु छठे घर में रिबेलियस तो इनको बना रहा है। एनिमीज हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसीज। यहाँ पे राहु बहरूपी है, तो इनके जो शत्रु होंगे ना, शत्रु रहे होंगे, वो बहुत कॉन्स्पिरेसीज होती रही होंगी। और राजा रानियों के तो होते थे। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मैं राजस्थान के एक राजस्थान के एक महल में गई थी। मुझे याद नहीं है, जयपुर में था वो। लेकिन उसमें मैंने देखा कि वहां अंदर अंदर ना सुरंगें टाइप बनाई होती थी, और ऐसी ऐसी गलियां थी उसमें महल में, कि वो मतलब एक कमरे में क्या हो रहा है उधर से कोई निकल रहा है, क्योंकि इतने सारे उनके नौकर चाकर होते थे कि वो कान, जैसे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसीलिए उनको गुप्त निकलने के रास्ते भी बनाए जाते थे। क्योंकि इतने ज्यादा लोग आपके अराउंड होते हैं कि आपको पता ही नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर कौन किसको कॉन्स्पिरेसी कर ले, कौन आपका शत्रु आपके किसी नौकर को खरीद ले, उसे पैसे दे दे, और फिर वो उसके अगेंस्ट उसको दूध में जहर मिला दिया, कभी कुछ कर दिया, ये सब चीजें। तो राहु हो सकता है इनके साथ भी हुआ, और रानी तो रही, तो इनके भी शत्रु तो रहे होंगे ना भाई, है ना। तो अभी हम इनके पिता की कुंडली कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि उसमें हमारे बड़े सारे पंच महापुरुष योग बनते हैं। पहला पंच महापुरुष योग यहाँ पे मालव्य योग बन रहा है, शुक्र लगन में ही है। किंग जॉर्ज 6 की कुंडली हम कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1895 में 3:05 रात्रि, लंदन यूके। और यहाँ पे तुला लगन की कुंडली है, वृश्चिक नवांश है, और चंद्रमा बैठे हैं वृश्चिक राशि के दूसरे घर में। यहाँ पे शुक्र और शनि दोनों ही लगन में है। शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, शनि शश योग बना रहे हैं, और बृहस्पति कौन क्या बना रहे हैं? हम हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, हंस योग, क्योंकि चतुर्थ 10th हाउस में ये उच्च के बैठे हैं बृहस्पति। तो ये कुंडली बड़ी विशेष है। देखो ये व्यक्ति, जब इनके बड़े भाई को राजा बनना था, इनकी कुंडली में तो मतलब इनके जन्म से पहले तो सोचा भी नहीं होगा कि ये बनेगा, क्योंकि पहला बेटा तो हो गया, लेकिन उनके बड़े भाई को ही प्यार क्यों हुआ, और वो भी किसी विधवा से ही क्यों हुआ, है ना। उनकी कुंडली में तो राजयोग ऑलमोस्ट, पता नहीं उनकी कुंडली हमारे पास है नहीं, लेकिन इनकी कुंडली में जो कि ये योग थे, इसलिए विद इन 1946 में ये राजा बन गए, जब ये इनकी उम्र हो गई 51। आप सर्च कर लेना गूगल पे, ईयर वगैरह अगर चेक कर लीजिएगा कौन से में बने, है ना। तो इनको, इनकी कुंडली में एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे चंद्रमा, मंगल, बुध और सूर्य 4 ग्रह की युति हो रही सेकेंड हाउस में। सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस मंगल, सेकेंड हाउस इन सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस है, और इन चारों ग्रहों को उच्च का बृहस्पति भी देख रहा है 10वें घर से, पंचम दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से। कर्क राशि से गिनो 1 2 3 4 5,
तो ये पांचों ग्रह जहाँ पे हमारा चंद्रमा नीच का भी है लेकिन नीच भंग में भी है, और यहाँ आदित्य बुध योग भी बन रहा है, सूर्य बुध आदित्य बुध योग बन रहे हैं, और इन सभी को बृहस्पति अपनी दृष्टि दे रहे हैं। हमारे गुरुजी श्री के एन राव सर कहते हैं कि बृहस्पति चाहे नीच के भी हो, कैसे भी हो, अगर वो जिसको दृष्टि दे देते ना, वहां अमृत की बूंदे छिड़क देते हैं। तो यहाँ तो बृहस्पति उच्च के भी हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेड है लेकिन उच्च के हैं, और 10वें घर के हैं, विष्णु सन के, और हंसा योग भी बना रहे हैं, है ना। अगर ये उच्च के बृहस्पति सपोज त्रिकोण में होते, सपोज 9th हाउस में होते, तो ये हंसा योग नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो हंसा योग भी बन रहा है। यहाँ पे वैसे भी जुपिटर उच्च का यहाँ पे अपने फल देगा, और शनि जो शशि योग बना रहे। अब शनि का रोल क्या है? शनि इंसान को बहुत परसिवरेंस देता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, शनि की जो भी अच्छी क्वालिटीज है वो सारी देता है। तो ये शनि यहाँ पे तुला का शशि योग बना रहा है। देखो ऐसी कुंडली किसी मजदूर के बच्चे की पैदा हो जाए तो जरूर वो राजा बनेगा, वो तो आप बोल सकते हो। हाँ बोलो। मैम गज केसरी योग भी बन रहा है, गुरु जुपिटर 10th में है तो केंद्र में। नहीं, गज केसरी योग नहीं बन रहा है यहाँ, क्योंकि चंद्रमा यहाँ केंद्र में नहीं है ना बृहस्पति से। बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा, या चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति का होना जरूरी है, तो यहाँ गज केसरी योग नहीं बन रहा। यहाँ सिर्फ चंद्रमा पे दृष्टि है बृहस्पति की, है ना। और यहाँ पे अब आप देखो इनको क्यों मिला ये भाग्य। देखो पंचम भाव जो है, जो पूर्व कर्मा का है, उसका स्वामी शनि है, जो कि उच्च का होके लगन में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। देखो पंचमेश एग्जॉल्टेड होना अपने आप में, देखो लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी पंचमेश एग्जॉल्टेड है। मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ है कुंडली, ये देखो, यहाँ देख रहे हो लता मंगेशकर की कुंडली में कोई पंच महापुरुष योग नहीं है, लेकिन यहाँ पंचमेश पंचम में है एग्जॉल्टेड वी मरकरी। तो जहां भी पंचमेश एग्जॉल्टेड होता है ना, तो वहां समझ लो कि उनको पूर्व पुण्यों का फल इस जन्म में तो मिलेगा। वो इस तरह से पैदा, मतलब जिस समय वो पैदा हुए वो इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य करे थे, बहुत सारे लोगों की सेवा करी थी, उनकी उनके उनके आशीर्वाद मिले, उन्होंने शायद बहुत बड़े खजाने लुटाए थे, अपने 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 धन को उन्होंने दूसरों को बांटा, और जो भी है वो पुण्य उनको इस जन्म में उसका फल मिलना है। तो खैर हम लोग अभी राजा और उनकी पुत्री जो रानी बनी उनकी कुंडली कर रहे हैं, किंग जॉर्ज 6 और उनकी बेटी क्वीन एलिजाबेथ 2 की। यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड है, लगन में ही आ गया, है ना। और यहाँ पे शुक्र जो है वो 8th लॉर्ड भी है और लग्ना लॉर्ड भी है। 8th लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड होने से क्या हुआ कि ये अपने को देखो एक गुड लुकिंग बनाएगा इनको, पहले तो मालूम है ना। इनकी फोटो शायद मैंने नहीं डाली, भूल गई मैं, लेकिन ये मैं भी डाल दूंगी अभी आपको जब नोट्स भेजूंगी। तो ये एक गुड लुकिंग बना रहा है, एक अच्छी फिजिक दे रहा है, एक अच्छी पर्सनैलिटी फिजिकल हेल्थ दे रहा है, और साथ में इनको ज्ञानी भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे हंसा योग भी बन रहा है बृहस्पति केंद्र में। अच्छा एक बात और याद रखिए, अगर 10वें घर का बृहस्पति हो, है ना, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को खाना खिलाता है, मतलब फीडिंग कराता है। चैरिटी का भी एक कॉम्बिनेशन, फिलेंथ्रोस्कोपी, बहुत दानी, ऐसा व्यक्ति बहुत दानी होता है, और वो अपने माँ बाप की भी सेवा करता है। 10वें घर का बृहस्पति हो या चतुर्थ का भी चल जाता है, कहीं चतुर्थ में भी ठीक हो जाता है, लेकिन 10वें घर का तो श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करेगा, उनको उनको उनके बुढ़ापे में उनको खाना पीना, उनका ध्यान रखना, वो सब करेगा, और इवन अपने पूरे समाज की, अपने खानदान के लोगों की, सबकी वो फीडिंग कराता है, सबको सबको हेल्प करता है वो। और ये योग उसको एक अच्छा टीचर भी बनाता है, अच्छा गुणों गुणों का संस्कारी इंसान बनता है वो। चाहे यहाँ पे वक्री है, देखो वक्री ग्रह जब आ जाएगा तो वो ये हो सकता है कि 100 में से, जैसे 100 दिन अगर हम देख रहे तो 100 में से 10 दिन हो सकता है वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा सेवा, या ज्ञान नहीं दे पा रहा, या बता नहीं पा रहा, लेकिन 90 दिन तो वो अच्छा है ना, 90 दिन तो कर पा रहा है ना। तो वो उस तरह से ले लो रेट्रोग्रेड प्लैनेट, या फिर ये कह सकते हैं उन 10 दिनों में वो उसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं वो करने के लिए चीज, है ना। वक्री ग्रह का बस इतना है कि थोड़ा एफर्ट डालता है, डिले करता है, कभी कभी कम कर देता है, अदरवाइज तो वो देगा देगा वो योग। मूडी भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं ना मूडी प्लेनेट, जैसे कभी कभी हमें मन नहीं करता, अरे आज मन नहीं कर रहा कुछ भी पढ़ने का, आज मन नहीं कर रहा कुछ भी देखने का टीवी, या कहीं घूमने जाने का, मन कर रहा है आराम से बैठे रहो कुछ ना करो, तो वो दिस इज व्हाट ए स्टेट। तो रेट्रोग्रेड से डरने की जरूरत नहीं है चीजों से,
हाँ, ये जरूर है कि बिना रेट्रोग्रेड के प्लैनेट ज्यादा अच्छा माना जाता है। जुपिटर अगर यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होता तो ये बहुत अच्छा जुपिटर हो जाता, और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए पहले तो ये होमवर्क है आज की, इन दोनों के विकिपीडिया से आप लोग उनकी हिस्ट्री, इनका लाइफ हिस्ट्री पूरी पढ़ो। लाइफ कब से कब तक थे, कब बने राजा, है ना, उनके बच्चे कितने हुए, भाई बहन कितने थे, ये सब देखो। और फिर इसको हर एक घर के हिसाब से कुंडली का, अभी आपको सिर्फ मैं D1 करा रही हूँ, डिविजनल चार्ट हम नवरात्रों में जब शुरू करेंगे तब आपको मैं D9 D3 D7 D10 सब कराऊंगी। उस समय हम इनका एक एक, ये सब मॉडल हॉरोस्कोप है जो आपको बार बार यूज करने हैं। तो उस समय हमें देखेंगे इनके भाई बहन कितने, छोटे कितने, बड़े कितने, है ना, बच्चे कितने हुए, शादी कब हुई, शादी कैसी हुई, किससे हुई, है ना। ये सब चीजें हम डिविजनल चार्ट की मदद से ही आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बिना आप इतना ज्यादा नहीं समझ पाओगे अभी इसको देख के। और ये क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है मंगल के साथ बैठे हैं, तो चंद्रमा तो यहाँ वाटरी साइन है ना, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत इमोशनल, सेंसिटिव बना रहा है इनको। और मंगल होने से थोड़ा सा कई बार गुस्सा भी ज्यादा आएगा, है ना। वो भी सब वाणी, वाणी के घर में बैठे हैं मंगल, तो एक ओजस्वी वाणी तो होगी यहाँ पे, रूल एक राजा की जो वाणी होती है, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ बुध और सूर्य भी बैठने, तो आदित्य बुद्ध योगी ने इंटेलिजेंट भी बना रहा, तो उनके डिसीजन वगैरह क्या रहे, कैसे रहे, तो ये सब बढ़िया इससे कुंडली में दिख रहा है। अब आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैम इनकी पत्नी के लिए कैसे देखेंगे, इनकी वाइफ कैसी थी, तो उसके लिए 7th हाउस में मंगल की राशि एरीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मंगल की राशि है, और यहाँ शनि देखो देख रहा है उसका सप्तम भाव को, मंगल अपने हाँ। घर का है, तो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी रही होंगी वाइफ। और शनि देख रहा है, तो हो सकता है उम्र में भी थोड़ा देखिए, शनि जब भी सप्तम को देखता है तो एबनॉर्मल एज गैप हो सकता है, कभी कभी 1 साल अच्छा। छोटा बड़ा, कभी 10 साल बड़ा छोटा, वो डिपेंड करता है बाकी स्थिति पे भी। लेकिन हाँ, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी जरूर रही रही होगी। और यहाँ शुक्र स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, तो इनको वैवाहिक सुख मिल रहा है। इनफैक्ट कई कई पत्नियां, कई औरतें इनके आसपास घूमेंगी, क्योंकि शुक्र मालव्य योग में है यहाँ पे। अब उसका मतलब ये मत समझो कि उसके साथ रिलेशन भी हैं औरतों के साथ। इसका मतलब है औरतें, मतलब चाहे वो बांदियां कह लो, दासियां कह लो, वो उनको हमेशा घेरे रहेंगी। वुमेन फॉलोइंग बहुत हम्म। होगी, है ना। कई लोग होते हैं ना, इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, जिसमें लाइक महात्मा गांधी के भी बहुत वुमेन फॉलोअर ज्यादा थे, सभी थे वैसे तो, लेकिन वुमेन बहुत उनको घेर के रखती थी। चाहे वो पत्नी थे, उन्होंने 37 साल की उम्र में मतलब ब्रह्मचर्य ऑप्ट कर लिया, लेकिन वुमेन और लड़कियां वो सब आसपास घूमती रहेंगी। इनफैक्ट हमारे गुरुजी की कुंडली में भी है, तो उनको भी हमारी वुमेन शिष्या ज्यादा है उनके, वो सब बेटियों की तरह है उनके, लेकिन उनके साथ समय भी बिताना, आजकल किसके पास टाइम होता है, कितने लोग टाइम बिता पाते हैं, लेकिन हमेशा उनके आसपास 2-4 स्त्रियां उनको सेवा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हमेशा रहेंगी।